सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे, लेट हो गया। यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग अभिषेक, गणेश, राजेश, सृष्टि, संदीप। चलो, गुड इवनिंग टू ऑल। लेट अस स्टार्ट विद द क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट से स्टार्ट करते हैं और आगे हम कंटिन्यू करेंगे प्रोनाउन को। जस्ट अ मिनट। चलिए, मेरे ऑप्शंस नहीं आ रहे। ओके, चलो, मोहित, श्रीनिवास, अभिषेक, गुड इवनिंग। ठीक है, मोस्ट होपफुली सबने क्लोज टेस्ट पढ़ लिया। दिस इज वन ऑफ द क्लोज टेस्ट फ्रॉम योर 2017 का मेंस का पेपर था जो 2018 में हुआ। ओके, हमारे मेंस में तो 4 to 5 क्लोज टेस्ट आता है। 5 मार्क्स का है तो 4 to 5, अगर नहीं तो 10 का 2 आ जाता है और एक छोटा वाला 5 मार्क्स का आ जाता है। यस, गुड इवनिंग विश्वजीत। ये हमारा 2018 में जो एग्जाम हुआ था 2017 का मेंस का, दिस इज वन ऑफ द क्लोज टेस्ट। चलो, पहले पढ़ लेते हैं इसको। आई थिंक होपफुली सबने पढ़ लिया होगा। The entry of foreign media, foreign India की entry has to be dashed by strict rules. ठीक है, हमारे फॉरेन मीडिया की जो एंट्री हुई है वो स्ट्रिक्ट रूल से, ऐसा क्या है, कुछ है। एनी इंटेंशन टू डैश द कंट्री, ठीक है, politically or economically, or any attempt at cultural dash in order to make the country a slave to the designs of international powers would not be dash. If the foreign media is keen on making a presence on the Indian soil, अगर फॉरेन इंडिया बहुत ज्यादा इच्छुक है अपनी उपस्थिति इंडियन सॉइल में, इंडिया के धरती पर दिखाने के लिए, रिस्पेक्ट फॉर द कंट्रीज यूनिटी एंड डैश इज असेंशियल। पूरा पैसेज किस पे है? हमारे कंट्री है, हमारे कंट्री में जो फॉरेन मीडिया की एंट्री हुई है, तो फॉरेन मीडिया की एंट्री तो हुई है, लेकिन कुछ कुछ चीजों को, ठीक है, कांस्टेंट रखना है। चलो आ जाओ, ऑप्शन 1 पे चलते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, वी हैव 4 ऑप्शंस। यस, पूजा, अविनाश, गुड इवनिंग टू ऑल। हमारे पास फर्स्ट वाले जो ब्लैंक है उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस है। यू हैव द वर्ड गवर्नड, रिजेक्टेड, देन यू हैव डिजेक्टेड, और आई थिंक सम वर्ड हमने वर्ड पावर में कर लिया, रिटेन। अब देखो, स्ट्रिक्ट रूल्स, रूल्स को क्या किया जाता है? यह संदीप ने सही आंसर दिया। पहले तो मीनिंग देख लो। गवर्न, गवर्न करना, ठीक है, किसी चीज को एडमिनिस्टर करना, गवर्न करना, रूल करना। रिजेक्टेड, किसी को रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज कर देना। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब होता है बहुत सैड, बहुत दुखी आ रहा, बहुत दुखी एंड ऑल। और रिटेन का मतलब तो एक्सेप्ट कर लेना, रख लेना। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को रिटेन कर लेता है, जाने नहीं देना, रख लेना। तो रूल्स को क्या करते हैं? एंट्री ऑफ फॉरेन मीडिया, मीडिया हमारे फॉरेन मीडिया हमारे इंडिया में तो एंटर किया गया है, बट गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स होना चाहिए। अच्छा, कुलदीप ने रिटेन दिया है। मैक्सिमम बच्चे, संदीप, अविनाश और विशाल ने भी गवर्न दिया। ये रूल्स को हमें रिटेन नहीं करना है। ओके, रिटेन करना मतलब एक्सेप्ट कर लेना, जाने नहीं देना, किसी को रख लेना। तो रूल्स हमारा फॉरेन मीडिया आ तो गया है, बट सर्टेन रूल्स से इसे गवर्नड होना चाहिए। ओके, आगे जाके देखो, गवर्नड है, कंट्रोल होना चाहिए सर्टेन रूल्स के साथ। एनी इंटेंशन, कोई भी इंटेंशन हो, टू द डैश ऑफ कंट्री, एनी इंटेंशन टू, ऑप्शन देखो, एनी इंटेंशन टू द ग्रैपल,
we have the word grapple, then we have cripple, we have the word scruple, and then we have stripple. ठीक है, एनी इंटेंशन टू डैश द कंट्री पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, कोई भी इरादा कंट्री को पॉलिटिकली, राजनीतिक या आर्थिक तौर पे क्या करना। पहले मुझे बताओ सबका मीनिंग बताओ। ग्रैपल करना मतलब जूझना, टैकल करना, ठीक है, यू आर ग्रैपलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ग्रैपल कर रहे हो, जूझ रहे हो, टैकल कर रहे हो। क्रिपल, क्रिपल का मतलब है ना अपंग करना, यू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना। स्क्रूपल, स्क्रूपल का मतलब होता है बहुत हिचकिचाहट, आई डोंट हैव एनी स्क्रूपल, जैसे डाउट, स्क्रूपल डाउट, हिचकिचाहट के सेंस में। एंड देन स्ट्रिपल, स्ट्रिपल करना ना किसी चीज को मतलब बहुत ज्यादा खरोच कर, ड्राइंग वगैरह बनाना, ओके, किसी चीज को रिजिडली रफली किसी चीज से ड्रॉ करना, स्ट्रिपल करना, घसीट कर लिखना किसी चीज। बताओ, एनी इंटेंशन, कंट्री को पॉलिटिकली क्या करने का इंटेंशन, यस क्रिपल, क्रिपल ही सही होगा। कंपनी को हमारे कंट्री के राजनीतिक और आर्थिक को अपंग करना, बाधित करना, क्रिपल इज द करेक्ट आंसर। एनी इंटेंशन टू क्रिपल द कंट्री पॉलिटिकली, कंट्री को मीडिया को, ठीक है, हमने फॉरेन मीडिया को एंट्री तो दे दी है, बट सर्टेन स्ट्रिक्ट रूल्स होना चाहिए। रूल्स क्या होना चाहिए कि फॉरेन मीडिया हमें कुछ चीज से बाधित ना कर सके, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट ना कर सके, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कंट्री को कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्रिपल ना करे, अपंग ना करे, ठीक है। किसी गतिविधि किसी चीज के मूवमेंट को कम करना, ओके, कोई चीज बाधित करना, उसको क्रिपल बोलते हैं। और क्रिपल, यस, क्रिपल हार्म के सेंस में होता है, ठीक है, क्रिपल इज द करेक्ट आंसर। थर्ड पे आ जाओ। किसी तरह से हमें कंट्री को क्रिपल करना, हार्म करना, बाधित करना, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, और एनी अटेम्प्ट एट कल्चरल डैश इन ऑर्डर टू मेक द कंट्री अ स्लेव, ठीक है। और अगर फॉरेन मीडिया कोई भी अटेम्प्ट कर रहा है कंट्री को, हमारे इंडिया को स्लेव बनाने के लिए, स्लेव का मतलब क्या है, मतलब स्लेव मतलब अपने अपने अनुसार, फॉरेन मीडिया अपने रीति रिवाजों से उसका गुलाम बनाना चाह रहा है। तो इसके ऑप्शन है एब्सेंटिज्म, एब्सेंटिज्म तो एब्सेंट होने का प्रोसेस, क्लोनिज्म, देन यू हैव इंपीरियलिज्म एंड डॉगमेटिज्म। चलो बताओ। एनी इंटेंशन टू क्रिपल, क्रिपल करना, हार्म करना, नुकसान पहुंचाना, ठीक है, पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली, और एनी अटेम्प्ट एट कल्चरल डैश, कल्चरल तो सबको पता है, अटेम्प्ट एट कल्चरल। अब देखो एब्सेंटिज्म तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ एब्सेंटिज्म, एब्सेंट होने का कोई सेंस नहीं जा रहा है। यस, बच्चों ने आंसर दिया इंपीरियलिज्म। पहले तो मुझे बताओ डॉगमेटिज्म होगा, डॉगमेटिज्म तो वो कट्टर के सेंस में, ठीक है, कट्टर मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होना किसी चीज को लेकर, अपनी बात ही मनवाना, डोमिनियरिंग होना। यस, चिन्मय ने आंसर दिया है क्लोनिज्म। वैसे आप चिन्मय बताओ कि ये तो एकदम नहीं होगा, कल्चरल डॉगमेटिज्म नहीं होगा। हाँ बताओ, ये क्लोनिज्म ने अपने चिन्मय आंसर क्लोनिज्म दिया है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोनिज्म? एनी वन ऑफ यू, क्लोनिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोनिज्म? बोल तो दिया है क्लोनिज्म, बट व्हाट इज द मीनिंग? कलोनियलिज्म नहीं है, कलोनियल नहीं है ये क्लो है। क्लोनिज्म एक होता है न्यूरो डिसऑर्डर, दिमाग में कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, न्यूरो, दिमाग से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो ये तो होगा। आंसर इज इंपीरियलिज्म। नाउ ठीक है, संदीप अविनाश ने आंसर दिया है, अभिषेक ऑल्सो, सृष्टि रुद्र। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? वो तो क्लोन है विशाल, क्लोन अलग है, CLONE, क्लोनिज्म एक अलग है। The process of making clone is a clonism. वो तो, उसको तो क्लोनिंग बोलते हैं। तो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, बट जो क्लोन बनाते हैं ना डुप्लीकेट, उसको क्लोनिंग बोला जाता है। ये क्लोनिज्म एक दिमागी बीमारी है, बीमारी नहीं है, डिसऑर्डर है।
चलो बताओ, इंपीरियलिज्म आप लोगों ने आंसर दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपीरियलिज्म? इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? आंसर तो दे दिया, बट बताओ कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपने आपका आंसर सही भी है, इंपीरियलिज्म क्यों भरा आपने ब्लैंक में? इंपीरियलिज्म का मतलब तो रॉयल्टी बिल्कुल नहीं है। यस अनूप रंजन, गुड इवनिंग। बताओ, अब तो सब ढूंढ रहे होंगे गूगल पे, बोल तो दिया। इंपीरियल, इंपीरियल का मतलब क्या होगा? द रूल ऑफ एन एम्परर। ठीक है, तानाशाही जो एम्परर का रूल होता है। तो ये बोल रहे हैं किसी भी टाइप का कोई फॉरेन मीडिया को कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करना है अपनी कल्चरल तानाशाही दिखाने के लिए। कल्चरल तानाशाही मतलब अपना फॉरेन कल्चर इंडिया में लाने के लिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में उन्हें फॉरेन मीडिया को एंट्री मिल गई है तो वो कल्चरली डोमिनेट करेंगे। ठीक है, इंपीरियलिज्म मतलब द रूल, यस द रूल अंडर रूलर, फॉरेन रूलर के सेंस में, यस यू आर राइट। ये बोल रहे हैं कोई भी कल्चरल इंपीरियलिज्म, बाहर का रूल, फॉरेन रूल नहीं चलेगा इंडिया में। अगर ऐसा होगा तो हमारा कंट्री क्या बन जाएगा? द कंट्री विल मेक बिकम अ स्लेव टू द डिजाइन ऑफ इंटरनेशनल पावर। इंटरनेशनल पावर का गुलाम हो जाएगा अगर फॉरेन मीडिया डोमिनेट करने लगा इंडिया पे तो। अ स्लेव, ठीक है, टू द डिजाइन ऑफ इंटरनेशनल पावर्स वुड नॉट बी डैश। चलो फोर्थ वाला देखो, फोर्थ, हाँ बोलो, इंटरनेशनल पावर्स बी नॉट बी डैश। ये बोल रहे किसी तरह का कल्चरल इंपेरियलिज्म इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है, हाँ, किस तरह का, इन ऑर्डर टू मेक द कंट्रीज अ स्लेव, ये स्लेवरी गुलाम इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा। आंसर क्या होगा? यस, टॉलरेटेड। ठीक है, आंसर हमारे ऑप्शन में है अबेटेड। अबेटेड हमने वर्ड पावर में किया हुआ है। देन यू हैव कॉन्फिस्केटेड, assimilated, एंड देन यू हैव टॉलरेटेड। सबका मीनिंग पहले देख लेते हैं। अबेट करना मतलब किसी चीज को कम करना। ठीक है, अबेट करना इज रिड्यूस करना, कम करना। कॉन्फिस्केट करना मतलब कब्जा करना, कैप्चर करना। असिमिलेट करना मतलब गैदर करना, इकट्ठा करना। तो ये बोल रहे हैं किसी तरह का कल्चरल इंपीरियलिज्म बर्दाश्त नहीं की जाएगी, रिड्यूस या कैप्चर नहीं किया जाएगा, टॉलरेटेड, गैदर भी नहीं। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट वन। लास्ट तो कर ही लोगे। इफ द फॉरेन मीडिया इज कीन, अगर फॉरेन मीडिया इच्छुक है, चाहता है कि वो अपनी प्रेजेंस इंडिया की धरती पे बनाए रखे, तो उसे क्या करना होगा? दे हैव टू रिस्पेक्ट फॉर द कंट्रीज यूनिटी। अब देखो यूनिटी के साथ कौन सा वर्ड मैच हो रहा है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा वर्ड किसके साथ सूट कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में, वो भी ध्यान रखना है। एंड देन यू हैव इंटीग्रिटी, वल्नरेबिलिटी। हमने वल्नरेबल वर्ड पावर में किया भी है। चलो मुझे बताओ कि अकाउंटेबिलिटी तो समझ में आ गया। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। ठीक है, कोई किसी भी चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो और उसकी जवाबदेही। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पता ही है। इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता। वल्नरेबल, नॉट टेल मी, हमने वर्ड पावर में किया। पहले तो मुझे बताओगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वल्नरेबल? वल्नरेबल का मतलब क्या है? हमने वल्नरेबल वर्ड किया है। Yes, Srinivas is right. Vulnerable means prone, not protected, very weak. ठीक है, जो आसानी से प्रभावित हो जाए। आपको याद होगा हमने दो वर्ड किया था, एक किया था वल्नरेबल और एक किया था वल्नरेबल, और एक है वनरेबल।
वनरेबल का मतलब है बहुत नाजुक, बहुत प्रोन, जो आसानी से प्रभावित हो जाए, इजिली अफेक्टेड, यस। वीक, और ये वल्नरेबल तो मैंने रिस्पेक्ट के सेंस में बताया। ठीक है, तो कंट्री कंट्री के इंडिया में अगर उन्हें रहना है तो इंडिया के यूनिटी और इंटीग्रिटी, देश की एकता और अखंडता का सम्मान करना होगा। यस। चलो एक बार हम कर लेते हैं। द एंट्री ऑफ, फिर से फॉरेन मीडिया के प्रवेश से हैज टू बी डैश। ठीक है, फॉरेन मीडिया को इंडिया में एंटर करने देना है, बट उसको गवर्न करने के लिए, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रूल करने के लिए, गवर्न कंट्रोल करने के लिए सर्टेन स्ट्रिक्ट भी रूल्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फॉरेन मीडिया इंडिया में आके कुछ भी कर दे, सर्टेन रूल से गवर्नड होना चाहिए। एनी इंटेंशन, कोई भी इंटेंशन हो कंट्री को क्या करने का, क्रिपल। ठीक है, क्रिपल करना मतलब अपंग करना, यहां बाधा के सेंस में बाधा पहुंचाना। एनी इंटेंशन टू हार्म द कंट्रीज पॉलिटिकली, अगर फॉरेन मीडिया का कोई भी इंटेंशन हो कंट्री, हमारे इंडिया को राजनीतिक या आर्थिक तौर पे हार्म करने का, और एनी अटेम्प्ट एट कल्चरल इंपेरियलिज्म, यहाँ इंपेरियलिज्म होगा। कल्चरल इंपेरियलिज्म मतलब कल्चरल रूल। ठीक है, कल्चरल रूल मतलब कल्चर, इंपीरियल रूल मतलब बाहर का, फॉरेन रूल नहीं ला सकते हैं। इन ऑर्डर टू, फॉरेन रूल वो क्यों लाना चाहेंगे, इंडिया को क्या करने के लिए, स्लेव बनाने के लिए अपने रीति रिवाज के अनुसार। टू द डिजाइन ऑफ इंटरनेशनल पावर्स वुड नॉट बी, क्या था इसका आंसर, टॉलरेटेड। ठीक है, ऐसा टाइप का कोई भी चीज बर्दाश्त इंडिया नहीं करेगा। इफ द फॉरेन मीडिया इज कीन ऑन मेकिंग अ प्रेजेंस, तो ठीक है, अगर वो इंडिया में रहना चाहता है काम कर सकता है, बट इंडिया के यूनिटी और इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना होगा। ठीक है, पैसेज तो 2018 का ही पैसेज है, मतलब 17 का है मेंस का, वन ऑफ द पैसेजेस, बट एग्जाम तो 2018 में हुआ था। आई थिंक पैसेज तो बहुत अच्छा आया था। अभी मैं रिसेंट वाले सारे पैसेजेस लेके आऊं। चलो, मुझे चिन्मय सेज कि 4 आउट ऑफ 5, कौन सा रॉन्ग किया है चिन्मय? अविनाश सेज 5 आउट ऑफ 5। 5 आउट ऑफ 5 इज अ वेरी गुड स्कोर। अच्छा भी था क्लोज टेस्ट। चलो फटाफट बताओ स्कोर। मोहित ऑल्सो सेज कि 4 आया है आउट ऑफ 5। अच्छा, क्लोनिज्म वाला रॉन्ग कर दिया है। एंड गणेश को चलो 3 मिला है, नो नीड टू वरी गणेश, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। और विशाल ने तो स्किप ही कर दिया इंपीरियलिज्म। अच्छा विशाल, अगर श्रीनिवास सेज की 4, कौन सा रॉन्ग किया है श्रीनिवास? एंड सृष्टि, नो, वेरी गुड, 5 आउट ऑफ 5। पैसेज में आप क्लोज टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट गिव अ सेकंड थॉट। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आंसर नहीं करते जाना, अच्छे से पढ़ लेना है एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, I didn't attempt one question because I don't know the meaning of the options. Which option, Srinivas? Pooja has got 4. चलो, अच्छा अच्छा स्कोर है। नेक्स्ट क्लास आई ब्रिंग वन मोर पैसेज फ्रॉम लास्ट ईयर मेन एग्जाम का। सेकेंड ऑप्शन, अच्छा cripple, I think you were confused in the word cripple. Scruple is a very good word. Okay, acha, yes, one more thing, let me rub the passage first, then ask you the meaning of two words which can confuse you.
Okay, let me ask the meaning of two words. One word is scruples. Okay, and the other word is scrupulous. Now tell me, what are the meanings of both the words? This may confuse you, scruple or scrupulous. आपको confuse कर सकता है. What is scruples? अभी अब I don't have any scruples. I don't have any doubts. Okay, scruples in sense of doubt. कोई भी चीज आप बहुत doubtful हो, बहुत hesitant हो, हिचकिचाहट में हो. Okay, and what is scrupulous लोग कौन होते हैं? जल्दी से बताओ. स्क्रूपल तो डाउट के सेंस में, डाउट, हेजिटेंट, हिचकिचाना. स्क्रूपलस लोग कौन है? सेकंड का मीनिंग बताओ. स्क्रूपलस आर द पर्संस ना हु आर वेरी केयरफुल इन देयर वर्क. छोटी छोटी चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान में रखकर काम करते हैं. हु आर वेरी केयरफुल. ठीक है, हु आर वेरी कॉशियस इन देयर वर्क एंड दे आर वेरी कंसेंशियस. छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हैं. यस, दे आर वेरी स्क्रूपलस, दे आर वेरी एथिकल. केयरफुल दोनों सेंस में जाता है. दे आर वेरी एथिकल, ईमानदार. हर काम को ईमानदारी से केयरफुली करते हैं. दे आर ऑनेस्ट. एथिकल भी है, प्रिंसिपल्ड है. इसको हम ये प्रिंसिपल के सेंस में कंसेंशियस. दे आर वेरी प्रिंसिपल्ड. सोच समझ के करते हैं. ऑनेस्ट. कंसेंशियस पर्सन्स. और दो तीन वर्ड आपको याद रखना है. एक वर्ड होता है, ये सब फिल अप द ब्लैंक्स में देखा है, कॉन्शियस. एक वर्ड है. सबसे पहले तो कई बार देखा है ना बच्चों को इसे रॉन्ग प्रोनाउंस करते हुए. ठीक है, दिस इज नॉट कॉन्शियस. ठीक है, दिस इज कॉन्शियंस. बहुत सारे बच्चों को देखा है कि इसको प्रोनाउंस करते हैं कंसाइंस. ठीक है, कंसाइंस नहीं है, दिस इज कॉन्शियंस. और ये तो एक हमने किया कंसेंशियस. इसको गलत प्रोनाउंस नहीं करोगे. स्क्रूपलस का मतलब कुलदीप बहुत प्रिसाइज नहीं बोलेंगे. प्रिसाइज तो एक्यूरेट हो गया. स्क्रूपलस पर्सन द पर्सन वाज वेरी केयरफुल. ओके, हर चीज कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए. दे आर वेरी प्रिंसिपल, सिद्धांतवादी. कॉन्शियस तो सबको पता है. यू आर कॉन्शियस ऑफ, यू आर अवेयर ऑफ. कॉन्शियस होना मतलब सचेत होना, किसी चीज के लिए जागरूक होना, अवेयर होना. एंड व्हाट इज कॉन्शियंस? एवरीबडी हैज अ इनर कॉन्शियंस. ओके, कॉन्शियंस का मतलब क्या है? अंतरात्मा, जो आपको सही और गलत के बीच में फर्क बताता है. ठीक है, सब सपोज आप कोई गलत काम करने जा रहे हो और लास्ट में आपके कॉन्शियंस ने आपको अलाउ नहीं किया. दिस इज अंतरात्मा, योर इनर वॉइस. और ये कॉन्शियस तो वेरी ऑनेस्ट एंड केयरफुल. कंफ्यूज नहीं होना है तीनों वर्ड. Conscious, next is conscience, and the next one is conscientious. चलो, should we move ahead? Pronoun start करो, फटाफट respond करो. Yes. Yesterday we were doing personal pronouns. और पर्सनल प्रोनाउंस में आई थिंक हमने 3 पॉइंट्स किए थे. ओके,
3 पॉइंट्स में क्या किया था, अगर हमारा दो प्रोनाउन एंड या और से जुड़ा है तो दोनों प्रोनाउन का केस सेम होना चाहिए। ओके, एंड देन व्हाट डिड वी डू, वो किया था। और एक हमने किया था, इफ आई वर, हर नहीं होगा, इफ आई वर शी, एक तो ये किया था। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड वन। ये भी एग्जाम्स में मिल जाएगा, ये आपको हेल्प करेगा व्हेन यू पीपल डू एक्टिव पैसिव और नरेशन, उसमें भी हेल्प करेगा। आफ्टर द वर्ड लेट, द प्रोनाउन इज इन विच केस, ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। पहले तो मुझे बताओ कि ये लेट है क्या, लेट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, व्हाट इज लेट? लेट क्या है? यस, लेट इज अ वर्ब। ठीक है, लेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, लेट लेट लेट। लेट के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आ गया, दैट इज ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आप बोलते हो ना, लेट अस स्टडी, लेट अस प्ले, या लेट हिम प्ले। देखो लेट के बाद कौन सा केस आ रहा है, ऑब्जेक्टिव है, वी का ही ऑब्जेक्टिव है, ही का ही ऑब्जेक्टिव हिम है। सपोज ये एरर का सेंटेंस है, चलो बताओ कहां पे एरर। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियून, प्रिंसिपल ने पियून को ऑर्डर किया टू लेट राम एंड आई एंटर हिज चेंबर। कहां पे एरर? यस, चिन्मय सेज टू लेट राम एंड मी। ये देखो, ये जो राम है ये तो नाउन है, और कल हमने बताया था कि नाउन जो है, नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है। कल हमने किया था ये, आई टोल्ड राम और राम टोल्ड मी। देखो यहाँ पे राम नाउन है, वही नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वही नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ का जो राम है ना, टू लेट राम नाउन है, और आई क्या है, प्रोनाउन। अब जल्दी से मुझे बताओ कि ये राम कौन सा केस है, राम यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का? यहाँ पे राम किसका काम कर रहा है? ये जो राम है ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? नाउन तो है, ये तो क्लियर है, बट सब्जेक्ट और नाउन है, इसका मतलब है या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये हमारे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में काम कर रहा है। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको भी ऑब्जेक्टिव कर दो। यस, ऑब्जेक्ट। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आज हमें सारा पर्सनल प्रोनाउंस खत्म कर लेना। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस के थ्रू ही देखो।
ये इट इज या इट वॉज वाला भी आता है, ठीक है। जैसे फोन वगैरह पे आप बात करते हो, वहां से कोई पूछता है ना हु आर यू, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल देते हो ना इट्स मी। तो क्लोज टेस्ट वाला ऑप्शन को स्क्रीन से हटा देना, ये तो शायद दिख नहीं रहा है, हटा ही हुआ है क्लोज टेस्ट वाला ऑप्शन। इट वॉज ही, इट वॉज ही मतलब ये वही था जिसने मेरी हेल्प की, या इट इज मी हु कंप्लीटेड द वर्क, ये मैं ही हूं जिसने इस काम को कंप्लीट किया, ठीक है। ऐसा वाला सेंटेंस भी एग्जाम में आ जाता है। तो अब मुझे बताओ इट वॉज ही होगा, ही कौन सा केस, ही तो हमारा सब्जेक्टिव केस, और हिम कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव। अगेन ये ऑब्जेक्टिव और ये सब्जेक्टिव, याद रखते हैं। इट वॉज, ये पूरा ये वही है जिसने मेरी हेल्प की। ये हेल्प करने का काम किसने किया, ये ही वो व्यक्ति है। ही हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ही काम कर रहे हैं ही। उसी तरह इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई। सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में रखना है, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं। पर्सनल प्रोनाउन से जितने भी एरर्स आता है उसको कर लेते हैं। कम टू द फिफ्थ वन। कल हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, इसे लिखा था मैंने। आफ्टर द वर्ड दैन, दैन के बाद कौन सा केस आता है, लेट के बाद तो ऑब्जेक्टिव आया, दैन के बाद कौन सा केस आता है, आफ्टर द वर्ड दैन कोई भी प्रोनाउन आ गया। और याद रखना है इट इज के बाद कोई केस तभी तो लगेगा, तभी लगेगा ना जब इट इज या इट वॉज के बाद कोई प्रोनाउन आ गया। अगर मैंने लिख दिया इट इज अ कैट, यहां तो इट इज के बाद कोई भी प्रोनाउन वगैरह नहीं आया ना। आफ्टर द वर्ड, हाँ यस, प्रदीप सेज आफ्टर द वर्ड दैन द प्रोनाउन कैन बी in subjective as well as ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद तो ऑब्जेक्टिव, इट वॉज या इट इज के बाद सब्जेक्टिव, बट दैन के बाद हमारा सब्जेक्टिव केस भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। दैन के बाद बोथ द केसेस। एंड यस संदीप से डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए दोनों केसेस आ सकता है। अब हम देखते हैं कि कहाँ दैन के बाद सब्जेक्टिव आएगा और कहाँ दैन के बाद ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। अभी मैं लिख रही हूं सेंटेंस को। अभी मैंने बोला दैन के बाद ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, दैन के बाद सब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, ठीक है। दोनों आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। चलो बताओ, ही इज स्मार्टर दैन, जैसे नॉर्मल एवरीडे कन्वर्सेशनल स्पीच में हम बोल देते हैं ना स्मार्टर देन मी, बट ये गलत इंग्लिश है। स्मार्टर देन मी नहीं होगा, स्मार्टर देन क्या होगा, स्मार्टर देन आई। आई इज द करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज हम देन किस लिए यूज करते हैं, देन इज यूज फॉर कंपेरिजन, ठीक है। देन हम कंपैरिजन का के लिए यूज करते हैं। और यहाँ किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ ही का कंपैरिजन हो रहा है आई से। ही क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन जब भी होगा सब्जेक्ट से होगा, बट ये तो ऑब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट को जब भी कंपेयर करेंगे वो किसी सब्जेक्ट से ही करेंगे, इसलिए क्या होगा, ये स्मार्टर देन आई। ओके, बेटर देन मी नहीं होगा, बेटर देन, ही इज बेटर देन हर भी नहीं होगा, इज बेटर देन शी, क्योंकि आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बिकॉज दिस विल साउंड एब्सर्ड, बिकॉज वी पीपल आर यूज टू स्पीकिंग मी बोलने के आदि है हम। तो इसका लॉजिक यही है कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से,
ठीक है, तो यहाँ हम ही सब्जेक्ट है, ही की तुलना कर रहे हैं आई से। चलो, अभी तो मैंने आपको बोला कि दैन के साथ सब्जेक्टिव लगाया, अब हम देखते हैं दैन के साथ ऑब्जेक्टिव कैसे यूज। चलो बताओ, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर कि वहां आई क्यों लगा? हाँ अभिषेक, नो नीड टू वरी कि आपने तो बताया था कि दोनों लग सकता है। अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, दोनों लग सकता है, बट यहाँ पे सिर्फ एक लगेगा। दोनों लग सकता है इसका मतलब क्या होता है कि आई भी लग सकता है, मी भी लग सकता है, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ आई लगेगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो रही है। अभी मैं आपको एक ऐसा सेंटेंस दे रही हूँ ना, अभी एक ऐसा सेंटेंस दे रही हूं जहां पे मी भी सही है और आई भी सही है। ठीक है, चलो। हाँ, अभी मैं दे रही हूँ, सेंटेंसेस दे रही हूँ, नो नीड टू वरी। सब्जेक्टिव भी लग सकता है, ऑब्जेक्टिव भी लग सकता है। शी नोज मी बेटर देन, अभी मैं दे रही हूँ, शी नोज मी बेटर देन हिम, नो नीड टू वरी प्रदीप, अभी मैं आप ही का सेंटेंस ले रही हूँ। शी नोज मी बेटर देन, आपने तो दोनों ऑब्जेक्टिव ही डाल दिया। शी नोज मी बेटर देन हिम, और दूसरा मैं सेंटेंस डाला मैंने, शी नोज मी बेटर देन ही। यहां दैन के बाद कौन सा है? यहां दैन के बाद कौन सा केस लगा है? ऑब्जेक्टिव। और यहां दैन के बाद कौन सा केस लगा है? सब्जेक्टिव। इसके पहले वाला जो मैंने सेंटेंस दिया था उसमें कितना सब्जेक्ट था? जैसे मैंने लिखा ही नोज, ही नोज बेटर देन मी और आई, यहाँ पे दो ही लोग हैं ना, एक जग यहाँ पे ही है और इसमें से हमें दो में से कोई एक चुनना है। ही जो है वो आई से बेटर है, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो रही है। यहाँ तो सिर्फ दो लोगों की बात थी तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो रहा है। बट यहाँ पे बताओ आप दोनों में से कौन सा सही है? चलो बताओ कौन सा सही है? फर्स्ट वन इज करेक्ट, शी नोज मी बेटर देन हिम। चलो बताओ फटाफट, पहले आंसर दो। यस, विवेक सेस की दोनों सही है। यस, प्रदीप संदीप सबने बोला है कि दोनों सही है। यस, दोनों आंसर सही है, दोनों सही है। दैन के बाद ऑब्जेक्टिव भी होगा, दैन के बाद सब्जेक्टिव भी होगा। बहुत सही लग रहा है। यस चिन्मय, दोनों सही है। दोनों सही है, बट दोनों का मीनिंग अलग है। ओके, दोनों को आप दोनों सेंस में ले सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे डिसाइड कर रहे हो। शी नोज मी बेटर देन हिम। अब देखो थोड़ा ध्यान से सुनोगे, यहाँ पे क्या है? शी है, शी हमारे सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है यहाँ पे, दोनों जगह शी सब्जेक्ट है। अब दोनों इसलिए सही है, आप सेंटेंस को दोनों तरीके से ले सकते हो, इसलिए दोनों सही है। ये क्या है, शी जो है वो मी को हिम से भी अच्छे से जानती है, तो शी किसको जान रही है? मी को। यहां जो शी है मी को भी जानती है और यहां शी हिम को भी जानती है, बट डिफरेंस क्या है, शी जो है वो हिम से ज्यादा अच्छा मी को जानती है। तो यहाँ पे शी की तुलना नहीं हो रही है,
यहाँ पे तुलना मी और हिम की हो रही है, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही है। शी जो है वो मी को ज्यादा अच्छे से जानती है हिम के कंपैरिजन में। तो हियर ऑब्जेक्ट हैज बीन कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को करोगे तो ये होगा। और नीचे वाला सेंटेंस देखो, शी नोज मी बेटर देन ही, इसका ट्रांसलेशन क्या हो सकता है? क्योंकि दोनों सही है, अब आपको देखना है कि किस वे में आप मीनिंग को ले रहे हो। शी नोज मी बेटर देन ही, यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब बिल्कुल अलग जा रहा है। शी जो है वो मी को, ठीक है, शी जो है वो मी को ही से भी अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है। मी को शी ज्यादा जानती है, ही ज्यादा नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे तुलना किसके किसके बीच हो रही है? यहाँ पे द कंपैरिजन इज मेड बिटवीन शी एंड ही। यहाँ शी और ही को कंपेयर किया जा रहा है। शी जो है वो मी को, इस ऑब्जेक्ट को ही से बेटर जानता है। तो यहाँ शी और ही के बीच में तुलना हो रहा है, किसको लेकर? मी को लेकर। यहाँ पे हम तुलना कर रहे थे ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से, और यहाँ पे तुलना कर रहे हैं सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से, और दोनों का मीनिंग अलग निकल रहा है। यहाँ शी जो है वो मी को ज्यादा अच्छे से जानती है, हिम को नहीं जानती है। बट यहाँ पे शी जो है वो मी को जानती है बट ही से ज्यादा अच्छा। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कर रहे हैं, रेफरेंस ले लिया है मी को। चलो मुझे बताओ कि ये समझ में आ रहा है? पहले नहीं समझ में आ रहा है, इसको रिपीट कर दूंगी। बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट। शी नोज मी बेटर देन हिम, ठीक है, शी नोज मी बेटर देन मी। शी जो है वो मी को ज्यादा अच्छे से जानती है, हिम को नहीं जानती है। तो ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला समझाना है। ओके, सेकंड वाला देखो। पहले मुझे बताओ फर्स्ट वाला समझ में आया? अभिषेक ने बोला मैम रिपीट कर दीजिए, इसलिए अभी लिखोगे नहीं, पहले समझोगे। शी नोज, पहले इसकी हिंदी देख लो थोड़ा। शी नोज मी बेटर देन हिम, ठीक है, इसकी हिंदी कर लेती। शी नोज मी, शी जो है वो मुझे हिम से भी ज्यादा अच्छे से जानती है, ठीक है। शी जो है वो हिम को ज्यादा अच्छे से नहीं जानती है, वो मुझे ज्यादा अच्छे से जानती है। तो यहाँ पे तुलना, शी की तुलना किसी से नहीं हो रही है, यहाँ मी की तुलना हिम से हो रही है। शी जो है वो मी को हिम से भी अच्छे से जानती है, तो ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही है। और नीचे वाला सेंटेंस देखो, ठीक है। यस, जॉयदीप सेज कि किस केस में कैसे समझ आएगा सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। सी देखो, ऐसा टाइप का एरर आता भी नहीं, ठीक है। ऐसा टाइप का एरर आ गया तो अब तब तो नो एरर हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों सेंस में ले सकते हो सेंटेंस को, ठीक है। तो आपके एग्जाम के जो एरर्स आते हैं ना, दे आर वेरी क्लियर कट, वो वाला एरर देंगे जो मैंने पहले बताया, ही इज बेटर देन मी लगा देंगे। यहाँ तो क्लियर कट है कि मी नहीं होगा, आई हो, बिकॉज यहाँ तो दोनों सेंस में सेंटेंस आ सकता है। ऐसा एरर क्यों देंगे वो, जहां दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, शी नोज मी, शी जो है वो मी को जानती है, बट किससे? ही से भी ज्यादा अच्छे से जानती है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में तुलना हो रहा है ही और शी के बीच में, बट किसको लेकर? मी को। शी जो है वो मी को ज्यादा अच्छे से जानती है, ही उसे नहीं अच्छे से जानता है। तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से। और फर्स्ट वाले सेंटेंस में हो क्या रहा था, एक ही शी है और दो ऑब्जेक्ट था, एक है मी और दूसरा था हिम। शी मी को ज्यादा अच्छे से जानती है, हिम को नहीं जानती, तो दोनों ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में डालेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट। प्रदीप बोल रहे क्लियर, नो डाउट्स। डाउट्स नहीं क्लियर करेंगी तो कैसे चलेगा? पहले मुझे बताओ, ये समझ में आ रहा है? चलो ओके, डन। अभिषेक कश्यप ने बोला है डन, क्लियर हो गया। अब दोनों आंसर सही है, एग्जाम में ऐसे एरर्स आएगा भी नहीं, क्योंकि आप सेंटेंस को दोनों सेंस में ले सकते हो। जॉयदीप, नो नीड टू वरी, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं आएगा ना जहां पे वो आपको कंफ्यूज करेंगे। चलो, यस वो भी सही है जॉयदीप, ही नोज मी बेटर देन यू।
लेकिन आप मुझे एक मिनट, मैं जॉयदीप का थोड़ा सेंटेंस ले लूं. ही नोज मी बेटर देन यू. ही नोज मी बेटर देन यू. सही है, ये भी सही है. लेकिन ध्यान रखना है कि यू एक ऐसा केस है ना कि जिसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है. तो दोनों तरीके से ले सकते हैं. देखो, ही नोज मी बेटर देन यू. ही जो है, ठीक है, ही जो है वो मी को ज्यादा अच्छे से जानता है, यू को नहीं जानता है. तो यहाँ पे तुलना किसकी हो रही? ही जो है वो मी को अच्छे से जानता है, यू को नहीं जानता है. तो मी ऑब्जेक्टिव है और यू भी, यहाँ का यू को हमने ऑब्जेक्टिव माना बिकॉज यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेम है. बट अगर मैं सेंटेंस ऐसा कर दूं, ही नोज मी बेटर देन यू, एक ऐसा भी हो सकता है कि ही और यू के बीच में तुलना हो रही है. ही जो है वो मी को ज्यादा अच्छे से जानता है, यू नहीं जानता है. तो यहाँ ही सब्जेक्ट है, यू भी सब्जेक्ट, ठीक है. लेकिन यहाँ पे यू को मैंने ऑब्जेक्ट के सेंस में लिया है. चलो बताओ जॉयदीप, इज इट क्लियर? क्योंकि यू का तो दोनों सेम होता है ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम है. इज इट क्लियर जॉयदीप? दोनों सेंस में सेंटेंस को ले सकते हैं. ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट. अच्छा, अनूप ने बोला हिम. कहाँ पे हिम लगाओगे अनूप? क्लियर, चलो. ये बच्चों को थोड़ा ध्यान वाला कंफ्यूज करता है. आई थिंक हमने पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड 4 to 5 पॉइंट्स किए जो भी एग्जाम्स में आ सकता है. अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. ठीक है, अब पर्सनल प्रोनाउन से हम जितना कर रहे हैं ना, पूरा प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे, उसके अलावा और भी कुछ एरर्स नहीं आने वाला है. सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लेना. चिन्मय ने बोला अब तो समझ में आ गया, बट एग्जाम में ऐसा नहीं आना चाहिए. एग्जाम में क्यों आएगा ऐसा? ऐसा क्यों आएगा जब दोनों सही है? ऐसा आ गया है तो आप नो एरर करके आ जाओगे. दोनों सही है बट दोनों का सेंस अलग. अनूप ने बोला है पहला वाला क्वेश्चन में हिम सही है. ठीक है. जो, अब पता नहीं इसके नीचे क्या लिखा था. ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही है तो हिम होगा ना, और एक जगह ही भी लिखा था क्योंकि मैं ही की तुलना शी से कर रही थी. वो विश्वजीत, ये तो एयरफोर्स के एग्जाम के लिए ना, ये तो जरूरत से ज्यादा हो जाएगा. थोड़ा सा एयरफोर्स एग्जाम में वर्ड पावर पे वर्क कर लेना है. छोटा सा एक क्रूज टेस्ट आएगा, इजी वाला. एग्जाम में ही तो सारी समझदारी दिखानी है चिन्मय, कि एग्जाम में ही अपना 100% देना है. अनूप सेज कि इंग्लिश बहुत टफ सब्जेक्ट है मैम. इंग्लिश इज नॉट टफ, इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज. जिस दिन आपको इंटरेस्ट आ गया ना, आपका आधा काम हो जाएगा. टफ कहाँ से हो गया? मन ही नहीं लगता है, सब पागल हो मैथ्स पढ़ पढ़ के. और जब आत्मा जागेगी एग्जाम के 1-2 हफ्ते पहले, 1-2 महीने पहले, की इंग्लिश भी पढ़ लेना चाहिए. तब पढ़ना शुरू करोगे और तब पता चलेगा कि पढ़ना बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है. इंग्लिश का सिलेबस का कोई एंड नहीं है. एटलीस्ट मैथ्स में यू हैव अ फिक्स सिलेबस. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट. इंग्लिश बहुत टफ सब्जेक्ट है. पढ़ोगे, इंटरेस्ट ले आओगे, कोई भी चीज टफ नहीं. विवेक ने बोला वो क्या भूल जाते हैं. बस विवेक, आप अपना फोन नंबर भेज देना मुझे. ठीक है, और कौन से. एंड जॉयदीप सेज आई लव इंग्लिश एंड मैथ्स एज वेल. ओके, इट्स वेरी गुड. दोनों को लव करना है, मैथ्स इंग्लिश दोनों इंपॉर्टेंट है. ब्यूटीफुल थिंग्स आर. मैथ्स तो मजेदार सब्जेक्ट है. ठीक है, देखना है अनूप कि कितना मैथ्स पढ़ पढ़ के एग्जाम निकालोगे. मजेदार है बिकॉज आप इंटरेस्ट में पढ़ते हो. कोई भी चीज इंटरेस्ट में पढ़ोगे मजेदार होता है. और नहीं भी इंटरेस्ट हो रहा है तो बच के कहाँ जाओगे? पढ़ना तो है ही. नौकरी लेनी है तो इंग्लिश पढ़ना है. लाइफ में हमेशा इंग्लिश काम आएगा. बट ये ठीक है, लाइफ में ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं रटना है. कहाँ बच के जाओगे?
अभी पर्सनल प्रोनाउंस का ही करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंस को कैसे कैसे अरेंज किया जाता है, ठीक है। अगर सेंटेंस में, इफ इन अ सेंटेंस देर आर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स, ये भी एक बहुत कॉमन सा एरर है जो प्रोनाउन से आ जाता है। विशाल ने बहुत अच्छा कमेंट दिया। 2017 मेंस में मैथ्स ने सबको रुला दिया था और इंग्लिश ने सबकी लाज बचाई थी। यस, यू आर राइट। इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट ले आओ। 6 महीना 1 साल की बात है, जम के मेहनत करना है, उसके बाद तो नौकरी आपके हाथ में। जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, पहले तो उन्हें समझ में ही नहीं आता क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, लेकिन जो स्मार्ट वाले बच्चे होते हैं ना, उन्हें पता है कि इसका स्कोर बढ़ेगा तभी जाके नौकरी मिलने वाली है। वैसे तो एग्जाम तो क्रैक कर ही लोगे, कट ऑफ तो निकाल ही लोगे, बट सिंपली कट ऑफ से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें जॉब चाहिए। ठीक है, स्कोर बढ़ाना है, तो इंग्लिश का रोल इंपॉर्टेंट है। और होपफुली आप सब बच्चे स्मार्ट हो दिमाग से, नहीं तो पहला 1-2 साल तो टाइम वेस्ट कर देते हैं, इंग्लिश पे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। इफ इन अ सेंटेंस देर आर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, क्या होगा, जल्दी, ये तो पढ़ा भी होगा पहले, बहुत कॉमन सा एरर है। अरेंजमेंट इज, जल्दी से बताओ, इन अ सेंटेंस अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन आ, यस जॉयदीप, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इंग्लिश में 200 ला सकते हो आराम से, लेकिन थोड़ा सा। यस, अभिषेक ने बोला, मैं समझ गई हूँ, आपका 100 ये रह गया होगा। मेंस में जिन बच्चों का स्कोर 120 वगैरह रहता है ना, उनका मैक्सिमम मार्क्स कहाँ कटता है, क्लोज टेस्ट। तैयारी नहीं करते हैं, PQRS, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सब में अभिषेक आपका स्कोर बहुत ज्यादा, मार्क्स लूज किया होगा आपने। 200 आ सकता है, बट कहीं ना कहीं वन वर्ड या इडियम्स में मार्क्स कट जाते हैं। इफ इन अ सेंटेंस देर आर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, और मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं, जो बोल रहा है, सेकेंड पर्सन जिससे बोल रहा है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोल रहा है। तो अगर हमारे सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ आ गया, तो अरेंजमेंट क्या है, द अरेंजमेंट इज, याद रखना है, दिस इज 2-3-1। ओके, 2-3-1 मीन्स पहले आप सेकंड को डालोगे, पहले क्या बोलोगे आप, फिर वो, एंड देन मैं। 1-2-3 भी होता है, बट वो हम बाद में करें। ये तो गलत है, आई कौन सा पर्सन है, 1, यू 2, दिस गोज 3, सो दिस इज एन इनकरेक्ट आंसर। 1-2-3 नहीं होता, इट शुड बी 2-3-1। करेक्ट आंसर क्या होगा, यू, ही एंड देन आई। ओके, दिस बिकम्स 2-3-1। नॉर्मल सेंटेंस में तो 2-3-1 होता है। अब चलो मुझे एक चीज और बताना, यहीं पे हम वर्ब वाला पार्ट भी कर लेते हैं। इफ आई से यू, ही एंड आई, ठीक है, ये तो चलो 2-3-1 वाला सही है। ओके,
चलो मुझे बताओ, यू ही एंड आई आर रेडी टू डू। वही वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने लिखा है। वही वाला क्वेश्चन जयदीप दिया है मैंने। चलो इसको देखो, फिर आपका भी डाउट क्लियर हो जाए। पुट योर पेन्स डाउन और अभी कंसंट्रेट करो। संदीप ने आंसर दिया है, बट संदीप का एक आंसर रॉन्ग है। अभी बोर्ड पे ध्यान दो आप। ही, यू एंड आई, आर, एम या इज होगा। अब हाँ, आर, एम और इज होगा। सृष्टि ने एम दिया है। यस सृष्टि, व्हाई डिड यू पुट एम एज योर आंसर? एम तो अकेला आई रहता तब आप एम लगाते, अकेला ही रहता तो हिज लगाते। ठीक है, अकेला हिज रहता तो ही रहता तो हिज लगाते। अकेला यू, जैसे यू शुड डू योर वर्क, ही शुड डू हिज वर्क, आई शुड डू माई, मतलब आई के साथ आप एम लगाते हैं। आई एम बिजी, ही इज बिजी, यू आर बिजी। बट आंसर इसलिए आर होगा क्योंकि यहां हम अकेले आई की बात नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ तो साथ में ही भी है और यू भी है, तो दो लोग और है ना। अकेला ही होता तो हिज लगाते, अकेला यू होता आर लगा देते, अकेला आई होता एम लगा देते। बट यहाँ तो एंड से जुड़ा है और हम तीनों की बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? आर। ये तो आर सही दिया है। बट अब मुझे नेक्स्ट वाला बताओ, पोजेसिव किसके अकॉर्डिंग लगेगा? अकेला ही रहता तो क्या लगाते? अकेला ही रहता तो हिज लगा देते, अकेला आई रहता तो माई लगाते, अकेला यू रहता तो योर लगाते। बट यहाँ तो यू ही तीन लोग हैं। अब मुझे बताओ कि पोजेसिव किसके अकॉर्डिंग लगेगा? यहाँ पे बच्चे रॉन्ग कर देते हैं। जैसे अनूप ने आंसर दिया है, कुलदीप ने योर आंसर दिया है। अच्छा, विवेक ने देर दिया। देर तो मैंने ऑप्शन में दिया भी नहीं। किसी ने देर दिया है, किसी ने हिज दिया है। सुवानकर ने, मोहित ने बोला है कि आई के अकॉर्डिंग होगा। चलो मोहित बताओ कि पहले ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आई के अकॉर्डिंग होगा? पोजेसिव आई के अकॉर्डिंग क्यों लगेगा? यस, फाइनली देयर इज वन स्टूडेंट, वन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। संदीप ने सही आंसर दिया है। ठीक है, संदीप ने सही आंसर दिया। बट संदीप, आई वुड लाइक टू नो द लॉजिक कि आपने ये आंसर क्यों दिया। वैसे मैंने ऑप्शन में ना सही वाला डाला भी नहीं था। इन तीनों में से कुछ नहीं होगा, आंसर होगा आवर। मैंने ऑप्शन में नहीं डाला था, ठीक है, बट आंसर आवर होगा। चलो संदीप, पहले आप मुझे बताओ कि ऐसा क्यों लगा आपको कि आवर होगा? यस, जयदीप ने भी आवर दिया आंसर। बट मुझे बताओ कि आवर क्यों होगा? थोड़ा सा लिख के बताओ सो डैट अब तो सबका आवर आ रहा है। सृष्टि इज ऑल्सो आवर, बट वाई? हिज भी नहीं होगा, योर भी नहीं होगा, माई भी नहीं होगा, बट वाई आवर? शुड डू आर वर्क। आर क्यों होगा? थोड़ा सा मुझे बताओ सो डैट आई गेट टू नो कि आपने किस। यस, सृष्टि सेज की ऑल थ्री आर इंक्लूडिंग, तो हमने तीनों को इंक्लूड किया, तो हम देर भी तो लगा सकते थे। ठीक है, सृष्टि ने बोला कि हम तीनों को जोड़ रहे हैं तो आवर होगा। अगर तीनों को जोड़ रहे हैं तो हम देर भी लगा सकते थे, THEIR वाला देर। लेकिन हमने देर क्यों नहीं लगाया, आवर ही क्यों लगाया? चलो बताती हूँ, कोई आंसर मुझे नहीं आ रहा है। ओके, कुछ बच्चे को दिमाग में आएगा ना कि पहले यू है तो योर के अकॉर्डिंग लगा देते। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि लास्ट में जो वर्ब, क्या क्या आपके दिमाग में आ सकता है वो बता रही हूँ। कुछ के दिमाग में आएगा कि पहला तो यू है, चलो योर के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। कुछ के दिमाग में आएगा ना कि वर्ब के नजदीक जो है, वर्ब के नजदीक आई है, उसको देख के लगा देते। ऐसा नहीं, देखो यू। और कुछ के दिमाग में हाँ ये भी आएगा कि 2 3 1 में इसका पोजीशन पहले है, इसलिए हम योर लगा देंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, यू ही का
पोजीशन यहाँ पे नहीं देखना है। जब हम टेबल बनाते हैं, जैसे मैंने टेबल बनाया, टेबल में फर्स्ट पर्सन लिखा, फर्स्ट पर्सन में क्या लिखा, आई और वी। सेकेंड पर्सन में क्या लिखा, सेकेंड पर्सन में आई रोट यू। थर्ड पर्सन में ही, शी, दे। हम जो अपना पोजेसिव है ना, किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, यहां का पोजीशन नहीं देखते हैं कि यहां किसका पोजीशन है, पहले है या बाद में, उसके अकॉर्डिंग नहीं लगाते हैं। हम ये टेबल देखते हैं, टेबल में हमेशा कौन किसकी पोजीशन आती है, फर्स्ट, फिर सेकेंड या थर्ड। अब मुझे बताओ कि टेबल में पोजीशन किसका पहले आ रहा है, टेबल में पोजीशन किसका आ रहा है, आई का। इसका मतलब है कि हमारा पोजेसिव आई के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, तो आई का पोजेसिव तो माई होना चाहिए, बट आई का पोजेसिव माई तब लगता है, माई तब लगता है ना जब आई अकेले होते। बट यहाँ तो आई के अलावा दो लोग और भी है, तो हमें क्या करना है, रूल को भी मेंटेन करना है। ठीक है, रूल को मेंटेन करना मतलब अपना पोजेसिव फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही लगाना है। ठीक है, लेकिन दो लोग और भी है ना, तो इसका प्लूरल कर देना है। तो आई का प्लूरल वी हो गया और वी का ही आवर हो गया। सो दिस आंसर बिकम्स आवर। यस, संदीप ने सही आंसर भेजा, वेरी गुड। ठीक है, सेंटेंस में किसका पोजीशन पहले है वो नहीं देखना है। टेबल में पहले किसका पोजीशन होता है, फर्स्ट पोजीशन, और फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन आई है, बट आई अकेले नहीं है, दो लोग और भी है, आई का प्लूरल कर दो वी, और वी का आई पोजेसिव आवर। यस, संदीप नैन हैज गिवन द करेक्ट आंसर। बाकी का सबका तो आंसर रॉन्ग था। नहीं, प्रोनाउन यूज नियरेस्ट सब्जेक्ट, नहीं संदीप, ये वाला लॉजिक नहीं लगाना है। जो वर्ब के नियरेस्ट है उसको देख के नहीं लगाना है। संदीप ने बोला कि पहले तो आपने आंसर सही दिया, ओके, फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट जोड़ा है जो कि गलत है। आपने बोला है ना कि वर्ब के जो नियरर हो, तो आपको लग रहा है कि वर्ब के नियरर तो आई होगा। अभी देखो ये स्टेटमेंट कैसे रॉन्ग हो जाता है संदीप। ध्यान देना संदीप, यू एंड ही, ठीक है, शुड डू। यू का पोजेसिव क्या है, योर, और ही का पोजेसिव हिज। ठीक है, तो संदीप ने बोला कि वर्ब के नजदीक। ठीक है, वर्ब के नजदीक कौन है, वर्ब के नजदीक तो ही है, तो आप ही का क्या लगाओगे, हिज, बट गलत होगा, ये वाला आंसर नहीं देना है। यू और ही दोनों आ गया। अब देखो कि टेबल में फर्स्ट पर्सन तो है ही नहीं है, पहले टेबल में सेकंड आता है और फिर थर्ड आता है। ठीक है, तो पोजीशन पहले किसका है, यू का। ठीक है, थर्ड पर्सन टेबल में पहले आता है ना, यहाँ पहले कौन आया वो नहीं देखना है, टेबल में पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पर्सन तो है नहीं, सेकंड पर्सन, टेबल में सेकंड पर्सन पहले आ रहा है, इसलिए सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग लगे। अगर आप ये लॉजिक दोगे ना वर्ब के नियरर वाला, तब तो उस अकॉर्डिंग हिज आना चाहिए। चलो मुझे बताओ संदीप, इज इट क्लियर। ठीक है, ये नहीं बताना है वर्ब के नजदीक कौन है या सेंटेंस में कौन पहले है, टेबल में किसका नंबर पहले आता। रनीश ने बोला है आप इंग्लिश में लेके कुछ बात करना है, पढ़ाई कर नहीं रहे, डिप्रेशन आ जाता है। ये डिप्रेशन तो आप लोग हर दिन डिप्रेशन में जाते हो और हर दिन निकल के भी आते हो। मैंने पहले भी बोला था विल हैव वन क्लास ऑन डिप्रेशन, एंड आई रिमेम्बर श्रीनिवास ने बोला था कि आई एम वेटिंग फॉर द क्लास। डिप्रेशन में रोज डिप्रेशन, और आप लोग 2-2 मिनट में डिप्रेशन में चले जाते हो। एक क्वेश्चन नहीं बना डिप्रेशन। यस कुलदीप पनवर आपका आ रहा है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। पहले तो समझना है कि डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन से इतना जल्दी अंदर बाहर नहीं हो जाते हैं। डिप्रेशन में चले जाते, इस एज में यू पीपल हैव डिप्रेशन। पता नहीं आगे जाके क्या करोगे सब। बहुत प्रॉब्लम है मैम, वो पूरी लाइफ ही प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम से बाहर निकलना होगा ना। कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉर्ट आउट नहीं होगा? ऑल द प्रॉब्लम्स आर इन योर माइंड. Strategy and motivation needed. There are many students who come to me in my offline classes also. मैम मोटिवेशन की क्लास करते. I know you people. Okay. I know you people. क्लास में आपको टीचर मोटिवेट करेंगे. ठीक है. जैसे बहुत खुश हो जाओगे. यस यस हुटिंग होगा. और जैसे क्लास से बाहर निकलोगे ना तो फिर जैसा आपका लाइफ चल रहा है वैसे ही सब मोटिवेशन भूल जाओगे. एंड at this age you people don't need any motivation. Okay. It is within your capacity to get motivated. आप खुद मोटिवेटेड हो सकते हो. कुलदीप ने बोला एक बार स्क्रॉल करके मेरी आंसर देखिए. कहाँ मैं आपको आंसर देखूं? हाँ ये गणेश ने एक्सेप्ट भी कर लिया. हाँ मैम सब थिंग माइंड में है. माइंड से सारा नेगेटिविटी हटाओ. पढ़ने में मन लगाओ. आपके लाइफ में है क्या? दो ही काम है, पढ़ना खाना सोना. इज इट क्लियर? ये पार्ट क्लियर हो गया? अभिषेक ने बोला. वही मैंने बोला मोटिवेशन सिर्फ क्लास तक ही रहता. ये क्लियर हो रहा है? ठीक है. अगर 3 पर्सन एक साथ आ गया तो अरेंजमेंट क्या होगा? 2-3-1. ठीक है. 2-3-1 वाला तो सबको पहले से भी पता होगा. लेकिन हमें देखना है कि हम अपना वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे और पोजेसिव किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे. पोजेसिव में यहाँ का पोजीशन नहीं देखना. टेबल में पोजीशन किसका पहले आता है? यस. और आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, मैंने यहाँ योर लगाया. आपके दिमाग में आएगा कि आपने योर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ तो यू के साथ एक ही भी है. ठीक है. लेकिन मैंने यहाँ योर को प्लूरल रखा है क्योंकि योर इज अ वर्ड, यू इज अ वर्ड जो सिंगुलर भी यूज हो सकता है, प्लूरल भी यूज हो सकता है. तो यहाँ मैंने सिर्फ यू को नहीं लिखा, ही को भी लिया है और योर किया है, और यहाँ का योर प्लूरल. फिलोसफिकल गाइज इन दिस बैच. हम मोटिवेट होते हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस स्टेटमेंट को क्या समझूं. मोटिवेट होते हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते. एक ही चीज बोलूंगी ना, आप एक्सेप्ट कर लो और मोटिवेटेड हो जाओ. अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं. गणेश थोड़ा ठीक से सोना है. पता नहीं हमारे एक स्टूडेंट है गौरंग, क्लास में है कि नहीं है. ओके आई थिंक ही वॉज नॉट इन गुड हेल्थ. चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं. मोटिवेटेड हो जाते हैं बट एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ये तो रीजनिंग का अजम्पशन कॉज कोर्स ऑफ एक्शन कॉज इफेक्ट वाला पूछ दिया है. अभिषेक ने बोला कंफ्यूजन. सिर्फ कंफ्यूजन? किस चीज की कंफ्यूजन? आज देर आर सो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स. ऑफलाइन बैच में देर वॉज वन स्टूडेंट. ओके. एंड आई वॉज डूइंग फिल अप द ब्लैंक्स. ठीक है. फिल अप द ब्लैंक्स कर रही थी और वो स्टूडेंट की आज पहली क्लास थी. ओके. एंड मैं फिल अप द ब्लैंक्स कर रही थी और मैंने एक सेंटेंस उठाया, उसमें ब्लैंक था. एंड व्हाट दैट पर्सन वाज आस्किंग कि मैम फिल अप द ब्लैंक्स में क्या करना होता है. सी एंड पहले तो मुझे आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ लाफिंग. ओके. अपने आप को रोक नहीं पाई हंसने से कि फिल अप द ब्लैंक्स में क्या करना होता है. एंड दैट वाज द जोक ऑफ द डे. फिर दूसरे बच्चे हल्ला करने लगे, मैम बोल दो फिल अप द ब्लैंक्स में कलर भरना है, कुछ नहीं करना है, उसमें रेड ब्लू कलर भरना है. ये सब क्वेश्चन आप कैसे पूछ सकते हो इस एज में आके, फिल अप द ब्लैंक्स में क्या करना है. मैं रोक नहीं पा रहा हूँ. चलो
नॉर्मल सेंटेंसेस में हमारा अरेंजमेंट क्या होता है, 2 3 1, बट कभी कभी हमारा अरेंजमेंट 1 2 3 भी आता है। जल्दी से मुझे बताओ कि 1 2 3 कब होता है। पढ़ा होगा ना, 2 3 1 तो होता है, बट कभी कभी हमारा अरेंजमेंट 1 2 3 भी होता है। कब? रणदीप ने बोला हाँ, फॉर गिल्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस में। यस, लिखो यहाँ। ऐसे सेंटेंसेस जहां पे कोई गिल्ट या अपना कोई मिस्टेक एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जहां पे कोई गिल्ट या मिस्टेक एक्सप्रेस की जा रही हो, वहां पे अरेंजमेंट क्या हो जाता है? अरेंजमेंट इज 1 2 3। गलती एक्सेप्ट करने में पहले अपने आप को रखना है, ठीक है। नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है, आप फिर वो, मैं, बट गलती एक्सेप्ट करने में पहले अपने आप को रखोगे, मैं, आप, फिर वो। यस, कुछ गलत हो गया होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। फॉर द मर्डर लिख लो, मर्डर, क्राइम, गिल्ट, कुछ भी। यस, नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ नेगेटिव नहीं बोलोगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस तो नॉट वाला भी होता है। ऐसे सेंटेंसेस वेर यू एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग, मतलब यू एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, मिस्टेक एंड ऑल, ठीक है। तो गिल्ट मिस्टेक में पहले अपने आप को रखोगे, अभी रॉन्ग सेंटेंस है, ठीक है, ये गलती एक्सेप्ट करने वाला सेंटेंस है। और यहाँ पे मैंने 2 3 1 लिखा, 2 3 1 तो नॉर्मल सेंटेंस में होता है, इट शुड बी 1 2 एंड 3। कल हमारी क्लास स्टार्ट होगी ना सेंटेंस अरेंजमेंट से। यस मैम, ये प्रोनाउन तो प्लूरल भी हो सकता है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क जॉयदीप, कि ये प्रोनाउन तो प्लूरल भी हो सकता है। अच्छा हाँ, मैं समझ गई आप क्या पूछना चाह रहे हैं। यस, अभी मैं सेकंड वाला पॉइंट में वही करवाऊंगी। एक पॉइंट क्या है आपका, ओके। हम पहले तो हम नॉर्मल सेंटेंस में किसका यूज करते हैं, 2 3 1 का, और कभी कभी हम किसका यूज करते हैं, 1 2 3 का। हम 1 2 3 का यूज दो कंडीशन में करते हैं, एक तो गलती एक्सेप्ट वाले में, और अभी मैं बता रही हूं एक और कब यूज करते हैं। 1 2 3 का यूज होता है एक तो गिल्ट और मिस्टेक वाले में, और एक जब प्रोनाउंस का प्लूरल फॉर्म हो, ओके। 1 2 3 व्हेन द प्रोनाउंस आर इन प्लूरल फॉर्म। अभी तो मैंने सारा प्रोनाउन को सिंगुलर में रखा था, यू सिंगुलर, ही एंड आई, ओके। व्हेन द प्रोनाउंस आर इन प्लूरल फॉर्म, अगेन अरेंजमेंट इज 1 2 3। तो 1 2 3 को दो कंडीशन में रखा जाता है, एक तो गिल्ट और मिस्टेक वाले में, और एक जब हमारा प्रोनाउंस प्लूरल हो जाए, जैसे मैंने लिख दिया।
देखो सारे प्रोनाउंस का प्लूरल कर दिया, वी भी प्लूरल है, यू प्लूरल है, यहाँ दे भी प्लूरल है। जब प्रोनाउन का प्लूरल फॉर्म भी आ गया, तीन प्रोनाउन एक साथ हो और प्लूरल फॉर्म में हो, तो वहां भी अरेंजमेंट क्या होगा, 1 2 3। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर सेंटेंस में 3 पर्सन आ गया और नॉर्मल सेंटेंस हो, तो वहां पे 2 3 1 होगा। बट कभी कभी हमारा अरेंजमेंट 1 2 3 भी होता है। कब? एक कब, जब कोई गिल्ट या मिस्टेक वाला सेंटेंस हो, और दूसरा कब, जब हमारा प्रोनाउंस प्लूरल में आ गया। ठीक है, व्हेन द प्रोनाउंस आर प्लूरल, उसमें भी 1 2 3 का यूज। ओके, चलो आज एंड कर रही हूं। कल मैं क्लास को स्टार्ट करूंगी सेंटेंस अरेंजमेंट का। विल कंटिन्यू विद प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस का भी हम और भी पार्ट बचा हुआ है। अगर 2 पर्सन आ गया, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में 2 1, सेकंड थर्ड में 2 3, फिर 3 1, वो सब भी हम करेंगे। उसका वर्ब भी देखेंगे, उसका पोजेसिव भी देखेंगे। लेकिन क्लास को हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा है, दैट इज सेंटेंस अरेंजमेंट। तो विल स्टार्ट आवर क्लास विद सेंटेंस अरेंजमेंट। ओके, चलो लेट अस एंड द क्लास टुडे। अच्छा अभिषेक, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम प्लीज बता दीजिए कि वर्ब का कैसे किया था आपने, यू ही एंड आई। अच्छा चलो, कल मैं बता दूंगी जैसे कल एंटर करूंगी ना, आप मुझे याद दिलाना और मुझे बताना कि आपका कंफ्यूजन क्या है, कि वहां आर नहीं है तो क्या होना चाहिए। यस चिन्मय, गुड नाइट। अभिषेक गुड नाइट। जयदीप, संदीप गुड नाइट। ठीक है, नो नीड टू वरी अभिषेक। यस, टुमारो एज सून एज आई एंटर द रूम, क्लास जैसे शुरू होता है, जस्ट रिमाइंड मी और बताओगे कि आपका कंफ्यूजन क्या है। ओके, चलो अभिषेक, अविनाश गुड नाइट, पूजा ऑल्सो गुड नाइट। टू अभिषेक, अभिषेक राणा, विशाल,